हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर जोन। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स सब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए भी हुए हैं पहले, और या फिर आगे एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये ना, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट डे ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशंस आज भी एक अनिश्चित मानी गई है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हैलोजन्स को 17 ग्रुप में हैलोजन्स के साथ रखना चाहिए। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल्स के साथ शो करता है, और कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ मैच करती है। तो क्या क्या वो प्रॉपर्टी है जो एल्कली मेटल से मैच करती है और जो हैलोजन्स के साथ मैच करती है, उनको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, वो सिमिलर कह सकते हैं आप हैलोजन्स के साथ। ठीक है ना, सिमिलर टू हैलोजन्स। और हाइड्रोजन हैलोजन के साथ सिमिलैरिटी शो करता है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज, और अपने अपने पीरियड में अगर हम देखें तो हैलोजन का साइज भी सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की सिमिलर होती है हैलोजन से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन होता है हमारे पास हाइड्रोजन का स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्कली मेटल, सिमिलर टू एल्कली मेटल्स। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s1 आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम बात करें एल्कली मेटल के लिए, एल्कली मेटल्स के लिए जैसे लिथियम है, तो 1s2 2s1, तो इसके भी आउटर में आप चेक करिए 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हम दूसरी एल्कली मेटल ले लेते हैं सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की मैच करती है एल्कली मेटल्स के साथ। जबकि अगर हम हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5, तो आउटर मोस्ट सेल में आप चेक करना 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की किसके सिमिलर होती है? एल्कली मेटल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की, वो किससे मैच करती है? सिमिलर टू हैलोजन्स, सिमिलर टू हैलोजन्स। भैया हैलोजन्स जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई कर लेती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेती है।
जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेगा? नोबल गैस का। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद नोबल गैस हीलियम, जो इसके पास वाली नोबल गैस है वो हीलियम होती है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हाइड्रोजन एक होता है एटॉमिक नंबर 1s1। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से मिल जाए तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेता है? हीलियम। जैसे कि हम बात करें फ्लोरीन 9 होता है 1s2 2s2 2p5, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लेगा? नियोन। और हीलियम, नियोन ये सब क्या होती है? नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो मैच करती है हैलोजेंस के साथ, ठीक है जी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर टू हैलोजेंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 1213 किलो जूल पर मोल। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ये कितनी होती है हमारे पास? 1683 किलो जूल पर मोल। तो अगर हमको कंपेयर करना हो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से कम होती है। ये आप याद रखिए, आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट में याद रखना है इस बात को कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो देखो हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनायन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। देखो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये बना लेता है H-, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी किससे मैच हुई इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? हैलोजेंस के साथ। वही हाइड्रोजन ये है सिमिलरिटी जो शो कर रहा है हैलोजन के साथ। हैलोजन ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर देगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन लॉस हो जाता है H+ बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऐसा कौन करते हैं? एल्कली मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टीज की एल्कली मेटल के साथ मैच करती है। तो ये बैलेंस हो गया पॉइंट, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो हैलोजन के सिमिलर काम करेगा और ये प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच करेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं एल्कली मेटल्स, तो ये प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ मैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये ना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स कहते हैं किसको है? आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है ना। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास आइसोटोप कहलाते हैं। सेम एलिमेंट, ठीक है ना, सेम एलिमेंट के ये एटम्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं भैया? 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से होते हैं बताइए? प्रोटियम, जिसको हम H से लिख देते हैं, सिंबल H का, और 1H1 ऐसे लिखते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ड्यूटेरियम, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2 ऐसे लिखते हैं। इसको T से लिखेंगे 1H3। ये हमारे पास ट्राइटियम होता है। ट्राइटियम के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन।
और आप इसकी हाफ लाइफ को याद रखना, हाफ लाइफ जो होती है इसकी 12 इयर्स होती है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। नेचर के अंदर प्रोटियम सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम इसमें अबंडेंस की बात करें, अबंडेंस का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमको ये मिलते हैं नेचर के अंदर। तो प्रोटियम भैया सबसे ज्यादा 99.985% के समथिंग मिलता है, ड्यूटेरियम बहुत कम 0% एंड ट्रेसिस में बहुत ज्यादा कम। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, तो इसमें भी एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। न्यूट्रॉन होता है तो आपका a माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2। तो जो ट्राइटियम है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे 2। न्यूक्लियन कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर निकालना हो आपको, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप ऐड कर लेना, तो उसको हम न्यूक्लियन कहते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन D2 मॉलिक्यूल। आपको D2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूक्लियन बताना है कितने होंगे। तो देखो D2 क्या है तुम्हारे पास, D होता है ड्यूटेरियम 1H2। अब इसके अंदर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 - 1 मींस 1। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम के अंदर। तो एक D में नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हुए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन D2 में कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन D2 मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएंगे 4। समझ लो ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन 1D, एक ड्यूटेरियम में कितने हैं न्यूक्लियन, 2 हैं। तो D2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएंगे। ठीक है जी। एक आपको बात याद रखना है, मास का रेशियो जो होता है, हाइड्रोजन, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनका मास रेशियो क्या होगा, 1:2:3। ठीक है ना, ये होगा आपका मास रेशियो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ड्यूटेरियम का मास 2, ट्राइटियम का मास होता है 3। तो ये मास रेशियो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। ठीक है ना, अबंडेंस हम देख चुके हैं इसकी। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले याद रख लेंगे आप, जैसे कि उस चैप्टर में आते हैं। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को। प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके वो कर सकते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे वाटर का, तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारे पास, ये वाटर। तो इसके अंदर H+ आयन, OH- आयन होंगे, तो ये पॉजिटिव आयन इधर कैथोड नेगेटिव के ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी हमको, H+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी इस तरीके से आपको एट कैथोड। ठीक है,
अगर आपको प्योर हाइड्रोजन गैस बनानी हो, प्योर हाइड्रोजन गैस, तो हम क्या करते हैं उसमें ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का मोल ट्वाइस। प्योर हाइड्रोजन गैस अगर बनाना है तो हम पानी के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है CO2, तो इस CO2 को रिमूव करने के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिमूव, ठीक है ना, बाय एडिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस। कैसे काम करता है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय एडिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है देखिए कैसे काम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ से बेरियम कार्बोनेट BaCO3 बेरियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट हो जाएगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अलग होकर H2O। तो वाटर के अंदर जितना भी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा वो सब प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर प्योर हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोजन को बनाने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम प्रोसेस में, हम कार्बन लेते हैं, कोक H2O के साथ कराते हैं और वाटर की ली जाती है स्टीम, तो ये रिएक्ट करके बना लेता है CO प्लस हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन को CO के साथ जोड़ दो, CO और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर इसको बोलते हैं सिन गैस। सिन का मीन होता है यहाँ पर सिंथेसिस, सिंथेसिस गैस कहते हैं इसको। तो ये स्टेप 1 है। इसी रिएक्शन का जो स्टेप 2 है उसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और इसको ट्रीट कराते हैं स्टीम के साथ, ठीक है ना। ये है वाटर गैस। तो ये क्या बना लेता है, CO2 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर 2H2। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस रिएक्शन में आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, आयरन क्रोमेट FeCrO3। तो FeCrO3 होता है एक मिक्सचर होता है Fe2O3 और प्लस Cr2O3 का, ठीक है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है इसको हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हम कहते हैं। और इस रिएक्शन में आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट का यूज किया, ठीक है ना। एक तीसरा मेथड और भी होता है जिसको हम बोलते हैं लेन प्रोसेस, लेन प्रोसेस। इसमें हम आयरन को ट्रीट कराते हैं स्टीम के साथ, ठीक है ना। स्टीम मींस वाटर ये, और ये बन जाता है तुम्हारा Fe2O3 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो एक लेन प्रोसेस क्या आता है, इससे भी हाइड्रोजन फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए। जो हाइड्राइड होती है हमारे पास वो 3 टाइप की होती है, टोटल 3 टाइप। पहला है तुम्हारे पास आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड होते हैं हमारे पास जो ये होती है हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है ना, रुबिडियम हाइड्राइड, इस तरीके से चलेगा। तो ये सब फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स हैं, फर्स्ट ए। सेकंड ए ग्रुप की मेटल्स की हाइड्राइड्स होगी तो आपके पास BeH2, MgH2, CaH2, इस तरीके से चलेगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है
ये जो सेकेंडरी ग्रुप की मेटल्स है बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर की होती है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर की होती है। सही है। आपको और बात क्या ध्यान रखनी है, आयनिक हाइड्राइड में जब सॉलिड स्टेट में होती है आयनिक हाइड्राइड तो ये नॉन कंडक्टर होती है, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होती है आयनिक हाइड्राइड्स। या दूसरी होती है हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स होती है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट की जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हाइड्राइड होगी, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं CH4 NH3 H2O, ये सब तुम्हारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हाइड्राइड है, इनको कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये इनको फर्दर हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे कि होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड हम उनको कहते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे BH3 AlH3, इस तरीके से ये हाइड्राइड्स इसका एग्जांपल है, हम हाइड्राइड्स देख रहे हैं ना। अच्छा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मींस इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो BH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होती है, वो एक्ट करती है लुईस एसिड की तरह, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स हम उनको कहते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, लेकिन इनके पास लोन पेयर नहीं होता है, विदाउट लोन पेयर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो CH4, तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगेंगे, तो इसी 4 5 6 7 8, और कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। हमारे पास तीसरे टाइप की जो हाइड्राइड आएगी यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इनका क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा लेकिन लोन पेयर भी आएगा साथ में, कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो NH3, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बाइंड है और एक लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आप देख सकते हैं H2O, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाती है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है विद लोन पेयर, और इनके पास लोन पेयर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए किसकी तरह एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह। तीसरे होता है हमारे पास जो हाइड्राइड होते हैं मेटालिक हाइड्राइड। तीसरे टाइप के हाइड्राइड को हम कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। इनका दूसरा नाम होता है, इनको इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। या इन्हीं को नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है ना। ये होती है हमारी हाइड्राइड D और F ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो हाइड्राइड्स ऑफ
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, हाइड्राइड्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डी ब्लॉक होता है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर 3D सीरीज में स्कैंडियम से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक 21, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 30। ठीक है, ये हमारा थर्ड ग्रुप है ना। फर्स्ट और सेकंड तो एस ब्लॉक में, थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, 7, 8, ये 9th है। ठीक है ना, फिर ये 10th है, 11 है और ये 12th ग्रुप होता है तुम्हारे पास। तो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ग्रुप नंबर 7 से लेकर और ग्रुप नंबर 9 तक ये एलिमेंट्स होते हैं, ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसके नीचे भी जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नॉट फॉर हाइड्राइड्स, और इसी को कहा जाता है हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 7 से लेकर ग्रुप नंबर 9 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और बाकी अगर हम 6th ग्रुप की बात करें यहाँ पर, तो 6th ग्रुप में जो क्रोमियम है ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाता है, इसके नीचे वाले भी जो मेटेलिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, तो इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों कहा है? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल की इंटरस्टिशियल साइड्स में हाइड्रोजन पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइड्स में होता है मेटल की। ये है इंटरस्टिशियल साइट में हाइड्रोजन है, और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है कि जो हमें पाया जाता है एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन होता है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो स्टोइकियोमेट्री में नहीं होता है, मतलब होल नंबर में नहीं होता है। जैसे वैनेडियम की बात करें तो VH 0.56 कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है वैनेडियम हाइड्राइड का। तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो कि वैनेडियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो नहीं है। जबकि अगर हम टाइटेनियम हाइड्राइड की बात करें तो टाइटेनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन होता है 1.5 से लेकर 1.8 तक रेंज से इनके फॉर्मूले होते हैं हाइड्राइड्स के, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहलाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होती है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करती है, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये था मेटेलिक हाइड्राइड्स के बारे में। इस लेक्चर में अभी हम उतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो टॉपिक बच चुके हैं इस चैप्टर में उसको हम नेक्स्ट वीडियो में